नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं राज्यों का फैसला और ज़्यादातर राज्यों में फैसला अब साफ है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से जीत का परचम लहरा दिया है। लेकिन बंगाल चुनाव की जो हॉट सीट थी नंदीग्राम, जहां पर सबकी नज़र लगी हुई थी और जहां आखिर तक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि चोटी का मुकाबला क्लिफ हैंगर बना रहा, वहां पर एक बड़ा उलटफेर हो गया। कभी ममता बनर्जी के खास सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1736 वोटों से हराया। एक समय पर लगा कि ममता बनर्जी जीत गई हैं और ये खबर भी आई कि वो 1200 वोटों से जीती हैं, पर इसकी आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं की गई थी। और उसकी कुछ देर के बाद ये खबर आई कि 1736 यानी 1736 वोटों से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जीते। ममता बनर्जी ने बंगाल में मिली जीत के बाद कहा कि बीजेपी अपनी सारी चालों के बावजूद कामयाब नहीं हो पाई और बुरी तरह से हारी है। और नंदीग्राम पर उन्होंने कहा कि नंदीग्राम की जनता का फैसला मंजूर है और आंदोलन के लिए त्याग करना ही पड़ता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम में फिर से मतगणना की मांग करेगी। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस की 3 सदस्यों की टीम चुनाव आयोग से मिलने जा रही है। And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory and BJP has lost the election. तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि जब इस तरह का आंदोलन होता है इसमें तो हार जीत होती है और उनको जनता का फैसला जो है वो मंजूर है नंदीग्राम में जो भी हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, बधाई दी है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और कोरोना का मुकाबला करने के लिए केंद्र बंगाल की हर संभव मदद करेगा। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहुत रैलियां की थी बंगाल में। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि बंगाल की जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। बीजेपी को मिले जनता के समर्थन का आभार। बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बंगाल की प्रगति के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। और साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है कि बीजेपी को बुरी तरह से हराने के लिए ममता बनर्जी और बंगाल की जनता को बधाई। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट है। हमारे साथ सोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। सोहित, बंगाल का दिलचस्प नतीजा सामने है और बंगाल में शानदार जीत दर्ज की है। तीसरी बार ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, पर खुद उनकी हार आखिर में एक जो उत्साह था उसको कुछ कम कर सकती है, या ये कहें कि जो एक मॉरल विक्ट्री जो थी वो तमाम चीजें उठेंगी अब के शुभेंदु अधिकारी समय लगा कि ममता बनर्जी जीत गई वहां से। फिर खबर आई कि 1736 बहुत कम फासले से लेकिन वो हारती हैं। तो टीएमसी में एक तो इसको लेकर थोड़ा सा अफसोस होगा। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई बात नहीं, जनता का फैसला मंजूर है, पर एक टीम भी बनी है जो इस चीज को उठाएगी और दोबारा मतगणना की बात भी हो रही है नंदीग्राम में। बीजेपी के खेमे में जितनी उम्मीदें थी उससे बहुत कम सीट है। क्या खबरें आ रही हैं दोनों तरफ से? बिल्कुल, देखिए अगर नंदीग्राम सीट की अगर बात करें तो 1736 से पहले जैसे कि आप भी बता रहे थे, ऐसा बताया गया था कि 1200 वोट से ममता बनर्जी जीत चुकी हैं। उसके बाद हमने देखा कि कई जगहों पर लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आए जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ममता बनर्जी को भी हमने सुना कि किस तरह से वो कह रही हैं कि इतने बड़े जंग में कहीं ना कहीं वो सैक्रिफाइस की बात कर रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि लोगों का जो वर्डिक्ट है, लोगों ने जो फैसला लिया है वो उसे सुनती हैं या उसे स्वीकार करती हैं, लेकिन साथ ही साथ अदालत में जाने की भी तैयारी इनकी ओर से की जा रही है और एक बार फिर से रिकाउंटिंग की भी मांग तृणमूल कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अब यहाँ से कुछ समय पहले जब अनौपचारिक तौर पर कुछ टीएमसी के नेताओं से बात कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही पता था कि वो जो सीट है वो काफ़ी ही आप कह सकते हैं चैलेंजिंग सीट है, वो जीतना आसान नहीं होता। लेकिन ये जिस समय बीजेपी की ओर से आप सोचिए कि चुनाव के समय जिस तरह से बताया जा रहा था कि 200 पार हो जाएगा, इस बार बीजेपी हर जगह पर आएगी, और उसी समय शुभेंदु अधिकारी वहां पर जाते हैं और नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान करते हैं, तो स्ट्रैटेजिक तौर पर भी ये फैसला लिया गया था
कि लोगों में एक संदेश भेजने के लिए ममता बनर्जी, हमें पता है कि किस तरह से न केवल उन्होंने अपना ऐलान किया था, बल्कि एक साथ बहुत सारे जो उनके प्रत्याशी थे उनका नाम एक ही साथ उन्होंने ऐलान कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी के थ्रू हुई थी और जो नेताओं का कहना है कि वो स्ट्रैटेजी काम आई और उसका असर हम इन सीटों के तौर पर देख रहे हैं। रही बात नंदीग्राम की, तो रिकाउंटिंग के लिए क्या कुछ किया जाता है और साथ ही साथ अदालत में क्या कुछ किया जाता है ये देखना होगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जीतने के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी के सीट के साथ छेड़छाड़ हुई है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का समर्थन किया है नंदीग्राम वाले सीट पर, तो इसे लेकर आगे क्या कुछ किया जाएगा वो देखना होगा। आज सुबह मैं जब बीजेपी दफ्तर पर था, बिल्कुल सन्नाटा जैसा, जैसे जैसे आंकड़े आते गए सन्नाटा वहां पर पसरता गया। उन्होंने, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, कई बड़े नेता हो, और केवल यहीं पर नहीं, तृणमूल कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो बीजेपी में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ठीक उसी समय बांग्लादेश भी चले जाते हैं। हमने देखा कि कहां तक जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उस बीच भी कितने बड़े बड़ी रैलियां की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने एक रैली में तो ये भी कहा कि आज तक उन्होंने इतनी भीड़ नहीं देखी। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी को हराया गया तो तृणमूल कांग्रेस इससे संतुष्ट है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सोहित। हमारे साथ तृणमूल के बड़े नेता और पूर्व और वित्त मंत्री जो हैं अमित मित्रा जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अमित मित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सोहित जिस तरह से बता रहे थे भी कि नंदीग्राम का चुनाव सीट के तौर पर ममता बनर्जी के लड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजिक चुनाव था और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा सीटें आई हैं। बंगाल में संदेश दिया गया था कि ममता बनर्जी कड़ा मुकाबला कर रही हैं, शुभेंदु अधिकारी वहां से लड़ रहे थे और ये मुश्किल सीट थी। बहुत बधाई तृणमूल को इतनी सारी सीटें जीतने के लिए, इतनी अच्छी जीत के लिए। लेकिन ये अंत में नंदीग्राम का हारना, ये थोड़ा सा एक इस पर जो उत्साह था उस पर कुछ पानी फेरता है। और नंदीग्राम में क्या हुआ? पहले आपको बता दूं, मैं पूर्व वित्त मंत्री नहीं हूं, मैं सिटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर हूं। जी हाँ, मैंने वही कहा था, वित्त मंत्री जी। अभी तो जब तक न्यू असेंबली फॉर्म होगी, आई एम स्टिल द फाइनेंस इंडस्ट्री एंड आईटी मिनिस्टर जी। लेकिन 10 साल हो गया इसी काम में जुड़ा हुआ हूँ। आपको पता है मैं दिल्ली में था, सब छोड़ छाड़ के आ गए क्योंकि मेरा ममता बनर्जी के साथ जुड़ के उनको जितनी मेरे तरफ से हो सकता था मैं किया। आपने जो सवाल किया, नंदीग्राम के सवाल इश्यू नहीं है, ये और डीपर इश्यू है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई थी बंगाल के लिए लड़ाई केवल नहीं था, ये सारा भारत के जो धड़कन है उसी के लिए लड़ाई थी। क्योंकि आरएसएस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा करीब 2015 में कि हमें हर स्टेट जीतना है। तभी उसके बाद परिवार के जो विचार हैं उसको हम भारत में ला पाएंगे पूरा तौर से। आज बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी ने वो जो प्लानिंग थी, परिकल्पना थी, वो परिकल्पना के ममता बनर्जी ने रोक दिया। हाँ, दिल्ली में उनको हार हुई, छत्तीसगढ़ में हार हुई, राजस्थान में हार हुई, मध्य प्रदेश हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, कर्नाटक में हार हुई जी। लेकिन सवाल में जितनी जोर इन्होंने लगाया, जितनी पैसे लगाए, हर कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ 5 स्टार होटल लेके, तो उसने पूरा संघ परिवार एकदम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए थे। लेकिन ममता बनर्जी ने आज दिखा दी कि जो उन्होंने उन्नयन के काम की है, जो परिवर्तन के काम की है, और अपने तरफ में आम लोगों के जो प्रेम है, और महिला लोगों ने सबसे गुस्से में थे, जो भाषा इस्तेमाल कर रहे थे इन लोग। अमित शाह कह रही थी मैं दीदी को उखाड़ के फेंक दूंगा। ये कोई बात होती है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं दीदी ओ दीदी। इससे लोगों को लगा, महिला लोगों को लगा, बाकी पुरुष लोगों के ऊपर भी ये लगा। दूसरा विषय यह है कि बंगाल की जो परंपरा, वो रामकृष्ण परमहंस के परंपरा है। वो क्या है? या तो मत, जितने भी व्यूज हैं सबको एकोमोडेट करने बंगाल में होती है। या मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, हिंदू, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुई। मेरा अपना कंस्टिट्यूएंसी में दुर्गा पूजा होती है, 20 दुर्गा पूजा में आप 8 दुर्गा पूजा के चेयरमैन मुसलमान होते जी हाँ। और 40 ईद मिलाप में करीब 15 हिंदू होते। इसके मतलब ये जो समन्वय है,
बंगाल की कल्चर में। आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो INA के जो ट्रायल हुई, शाहनवाज मुसलमान, धिलन सिख और सहगल हिंदू, ये है बंगाल के परंपरा। आपके जो सुन रहे हैं उनको शायद पता नहीं है, काजी नजरुल इस्लाम के नाम उन्होंने सुना होगा, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं सुना है कि माँ काली के जो संगीत होता है वो काजी नजरुल इस्लाम ने बनाया। इसके मतलब ये जो कल्चरल डिवीजन के जगह में यूनिटी है, ये है बंगाल के परंपरा। इसी के विरोध में ये पूरा जंग लड़ रहे थे ममता बनर्जी में। एक धक्के में उनको ये जाने वाले समय की सारे देश के स्टेट को जीतना है पहले, उसके बाद उनके जो विचार है उसको थोपना है देश के ऊपर। ममता बनर्जी इसको रोक दिया। आज नंदीग्राम एक कंस्टिट्यूएंसी है, 291 कंस्टिट्यूएंसी लड़ाई हुई 294 के बीच में, लेकिन ममता बनर्जी हर कंस्टिट्यूएंसी में पहुंची, हर लोगों से बात की। एक सबसे बढ़िया बात है कि एक महिला आई थी हमारे कोई रिलेटिव के घर में, ऑर्डिनरी गरीब महिला, कोई मसाज करने के लिए। उन्होंने कहा, उनका बड़ी उम्र के महिला को कहा, मैं राजनीति नहीं समझता हूं, लेकिन ये जानता हूं कि दीदी हमारे लिए काम करते। हमें कुछ मिला नहीं, हमने कुछ चाहा नहीं, लेकिन कन्याश्री है, विश्व के सबसे बड़ा अवार्ड मिली यूनाइटेड नेशंस ममता जी जो तैयार की थी, इसीलिए 18 साल की उम्र के लड़कियों के आज करीब 7-8 करोड़ 1000 करोड़ रुपया खर्च हुई है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 700 करोड़ सारे भारत के लिए, हमारे 10 गुना से ज्यादा है। और वो लड़की जिनको कन्याश्री मिला है, इसीलिए आज एजुकेशन में रह रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो वोट नहीं देंगे। जी अमित मित्रा जी, मैं आपसे, आपने पोलराइजेशन की बात की, आपने कहा कि किस तरह से बंगाल में एक मिलीजुली संस्कृति रही है। आपने काजी नजरुल इस्लाम के का मिसाल दिया कि उन्होंने काली गीत लिखे। तो जिस तरह की संस्कृति वहां पर रही है, क्या बीजेपी का जो कैंपेन था उस संस्कृति के खिलाफ था? क्या आपको लगता है कि कम्युनलाइज करने की कोशिश थी? क्योंकि ममता बनर्जी पर और टीएमसी पर ये आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी भी कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है माइनॉरिटीज को। देखिए, ये माइनॉरिटीज के सवाल ये है कि जब जो भी स्कीम ममता बनर्जी ने की, उसमें आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी के फर्क नहीं ला सकते। कन्याश्री के जो लड़की जिसको मिल रहा है वो मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल उम्र, शादी नहीं की है, उनको कन्याश्री मिला है, जिसके वजह से वो आज ड्रॉप आउट रेट कम हो चुका है। ममता बनर्जी ने 1 करोड़ बाइसिकल दी है लड़कियों के, मेनली 80% लड़कियों की। उससे क्या हुआ? लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। वो क्या चुन चुन के मुसलमानों को दे सकती थी, या कोई सिखों को दे सकती थी, या हिंदू को दे सकती थी? नहीं। सो आप ये प्रोजेक्ट्स को देखेंगे ग्राउंड लेवल में, जमीन के धरती के ऊपर, तब देखेंगे कोई कम्युनल इशू है ही नहीं। इसको कम्युनल बनाने की कोशिश है। लेकिन मैं सोचता हूं कि बंगाल के लोगों ने उसके सही जवाब दे दिया, ठोस जवाब दे दिया कि यहां जो हमारे जो समन्वय है, जो एकता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। ये बंगाल के परंपरा है, रामकृष्ण के परंपरा है, विवेकानंद के परंपरा है, रविंद्रनाथ के परंपरा है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। पर आप मानेंगे कि बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, और अब जैसा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अमित शाह ने ट्वीट किया कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहां पर लगातार आवाज उठाएगी बीजेपी, तो उनकी जो सीटें आई हैं जहां वो पहले थे उसके मुकाबले उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कुछ तो बातें हैं जो कि लोगों को अपील की हैं, वहां पर भी उनकी सीटें बढ़ी हैं। मेरा तो ये फीलिंग है, देखिए, जिन्होंने उनको वोट दिए वो गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन धीरे धीरे उनको ये जो आज जो लहर आया है, जो उनके सामने है रिजल्ट से, उससे वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि गलत तरह के इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचा है। जैसे आपको उदाहरण दूं, अमित शाह जी ने आए यहां मीटिंग में कहे कि रविंद्रनाथ ठाकुर को शांति निकेतन में जन्म हुआ। आप बच्चे को पूछ लेंगे, हाँ, वो बताएंगे कि जोड़ा शाखों के बिल्डिंग है कलकत्ता में, बहुत बड़ा खानदान, वहां रविंद्रनाथ बड़े हुए, वही उनके जन्म होने के सवाल ही नहीं। शांति निकेतन बहुत बाद में बनी जी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जिन्होंने भी उनको वोट दिया है, जिस कारण भी दिया, उनको प्रजातांत्रिक अधिकार है,
लेकिन धीरे धीरे जब पूरा इंफॉर्मेशन उनको आएगी, जब उनको समझ में आ जाएगी कि यह समाज को तोड़ने वाली बात है, डिवाइड करने वाली बात है, मेरा तो लगता है जिसको आज मजबूत कह रहे हैं अमित शाह जी, वो मजबूती चला जाएगा, क्योंकि उन लोग धीरे धीरे अपना मन से अपने आप जांच करेंगे जी कि उन्होंने सही वोट दिया, ये आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के पास वापस जाए। जी जी अमित मित्रा जी, आप वित्त मंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। बहुत सारे बड़े नेता इस दौरान, चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर गए। अब जाहिर है कि बहुत ज्यादा अब दिख रहा है ये कि जो नतीजे आए हैं, नुकसान नहीं हुआ पार्टी को, पर वो समय था जब तंज हो रहा था, टॉन्ट हो रहा था, कटाक्ष हो रहे थे कि ममता दीदी अकेले रह जाएंगी, इतने लोग पार्टी छोड़कर गए। जो उससे पार्टी को, जैसे शुभेंदु अधिकारी ही पार्टी छोड़कर गए, तो उससे एक डेंट रहा टीएमसी को। यहाँ पे बीजेपी के पास पूरी एक बैटरी थी लीडर्स की, बड़े बड़े नेता अलग अलग जगहों से आए। ममता बनर्जी यहाँ पर एक अकेले स्टार कैंपेनर रही अपनी पार्टी की। हालांकि प्रशांत किशोर का आना, उससे बहुत सारे बड़े नेता भी नाराज रहे। तो क्या आपको लगता है इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फैक्टर्स रहे, क्या इमोशनल कनेक्ट ममता बनर्जी का रहा, उनको इस दौरान चोट लगी, उनके ऊपर कुछ कटाक्ष भी किए गए, जैसे प्रधानमंत्री की बात आपने की, जैसे दिलीप घोष ने कहा उनकी चोट दिखाने को लेकर कि वो चोट अपनी दिखा रही हैं। इन सब चीजों से महिला वोट्स कंसोलिडेट हुए, इमोशनल भावनात्मक रूप में लोग उनके साथ और जुड़े। आपको लगता है कि इसका फायदा ज्यादा हुआ और जो लोग छोड़कर गए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा? देखिए, जिन्होंने छोड़ के गए, आप उनको हिसाब किताब लीजिए। एक है उनमें से जो हमारे मंत्री थे जो छोड़ के गए, वो सबसे ज्यादा वोट से जीते थे 2016 में, 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। वो आज हार गए जी। इसके मतलब क्या है? जब ममता बनर्जी से दूर चले गए, लोगों ने उनको गद्दार के तरह देखने लगे। उनके रिकॉर्ड देखिए, जिन्होंने छोड़ के बीजेपी गए हैं उसमें से 10-15% जीते हैं, बाकी सब हारे हैं। क्यों हारे हैं? क्योंकि लोगों ने समझ गया ये गद्दार है, ये आज सब चीज लिया है, 10 साल मंत्रित्व है और भी कुछ लिया होगा। अचानक जब लगा उनको कि हो सकता है बीजेपी जीत जाए, तो उस तरफ गए। दूसरे सवाल आपने किया कि उन्होंने वो आके यहां बड़े बड़े मीटिंग्स किए। सवाल यह है कि लोग पूछते हैं क्या मोदी जी यहां चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अमित शाह जी यहां होम मिनिस्टर बंगाल के बनेंगे? कुछ नहीं बनने वाले हैं। ये जो चिड़िया आते हैं वो आपके जब एक समय विदेश से आ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये आए हैं, बोलेंगे, चले जाएंगे। उनके नेतृत्व कौन है? दिलीप घोष को तो आप नेतृत्व में आप नहीं ले सकते। यही आदमी है जिन्होंने कहे थे कि भारतीय गाय जो होते हैं, गाय भैंस में गाय जो होते हैं, इनके दूध में सोना है। तब किसी ने उनको पूछा तो ये जो जर्सी काउस वगैरह आप ला रहे हैं, उनमें उनके दूध में सोना नहीं है? बोले नहीं, इसीलिए हम उनको गो माता नहीं कहते, हम उनको गो आंटी कहते। अब एक आदमी जो कह सकता है कि देसी गाय के दूध में सोना है, उस आदमी को तो आप वही लेवल पे नेतृत्व नहीं दे सकते। तो नेता कौन है? उनमें से 5 लोगों को नाम लीजिए, आप नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते। तो आप कह रहे हैं कि कोई वहां का लोकल चेहरा नहीं प्रोजेक्ट करना भी बीजेपी के लिए नुकसान दे रहा, जो बंगाल के बड़े कोई लीडर होते? उनके लोकल है ही नहीं जी। सवाल यह है जो अगर होते तो प्रोजेक्ट करते ना। हाँ। उसीलिए मोदी जी को लाए, उसीलिए अमित शाह के लाए, नड्डा जी को लाए, सारे कैबिनेट मंत्री यहां बैठे थे, स्मृति ईरानी जी बैठी थी, उड़ीसा के मंत्री यहां बैठे थे, सारे एमपीज बैठे। वो तो खाली आने जाने वाली बात है ना, वो तो बंगाल में रहने वाले नहीं है ना, यहाँ कोई गवर्नेंस उनको करना है। तो लोग ने ये पल्स पकड़ लिया कि ये तो है जो आएंगे जाएंगे, लेकिन सवाल है कि कौन है भाई तुम्हारे पार्टी में जो सीनियर 5 लोगों को नाम बोल दीजिए जो बंगाल से है। बंगाली होने की जरूरत नहीं है, जो बंगाल से है, जो यहां जन्म हुआ है, जो यहीं बड़े हुए, कोई नाम दीजिए ना, है नहीं? ये बात लोगों ने पकड़ ली, इसीलिए उनको इसमें वोट नहीं मिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित मित्रा जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बंगाल के वित्त मंत्री, टीएमसी के बड़े नेता अमित मित्रा ये कह रहे थे कि चूंकि बीजेपी का वहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लोकतांत्रिक तौर पर वहां पर किसी को चुना नहीं गया था, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा है बंगाल में बीजेपी को। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और भी मेहमान। हमारे साथ शुएब
डैनियल हैं और हमारे साथ इस समय दूसरे और नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय हमारे साथ मोनोजीत मंडल जुड़ रहे हैं और हमारे साथ चंद्र कुमार बोस जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आपका इस शो में। चंद्र कुमार बोस, अभी भी अमित मित्रा बंगाल के वित्त मंत्री ये कह रहे थे कि चूंकि किसी बड़े नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया बीजेपी ने और सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ वहां पर कैंपेन कर रहे थे, कोई चेहरा नहीं था जो बंगाल के लोग जिससे कनेक्ट करें और इसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। कहा जा रहा था कि बीजेपी के दावा कर रहे थे नेता कि सीटें जो हैं वो 100 के 200 कहा जा रहा था, लेकिन अब तो 3 डिजिट्स नहीं टच किया, उसके नीचे इतनी रहा। तो क्या चीजें आपको लगता है कि गड़बड़ हुई है यहाँ पर, किस चीज का नुकसान हुआ? मेरा नमस्कार। डॉक्टर अमित मित्रा की बात हम सुन रहा था। देखिए, उन्होंने जो बात बोला, बंगाल की जो परंपरा है, बंगाल के जो कल्चर है, हम सहमत है उनके साथ। मगर भाजपा तो उसी का ही समर्थन में काम किया है बंगाल में। देखिए, हम लोग का नेता नरेंद्र मोदी जी, उनका वार्ता स्पष्ट है, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास। हाँ, ये बात सही है, ये शायद हम लोग जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसके दिशा में हम लोग काम जारी रखेंगे। मगर भाजपा का जो रिजल्ट हुआ है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। 2016 में 3 सीट हम लोग ने जीता था। उसके बाद 2021 में हम लोग 80 तक पहुंच गया है। मगर हाँ, बात सही है कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाया। सरकार बनाने का जो मैजिक फिगर होता है, वो हम लोग नहीं पहुंच पाया। तो हम लोग इसको बात रिट्रोस्पेक्ट करेंगे, क्यों हम लोग नहीं पहुंचे। और जो बात अब कर रहे हैं, जे इधर कोई फेस नहीं रहा, नहीं, काफी फेस है। देखिए, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी में हम लोग को केंद्रीय नेतृत्व आएंगे, इधर कैंपेन करेंगे। ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई अलग नहीं है। रीजनल पार्टी होता है तो केंद्र से कोई आने का कोई। जी हाँ, आपकी आवाज इस समय नहीं आ रही है हम तक। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता मोनोजीत मंडल भी हैं। आपने सुना अभी कि चंद्र बोस जी वापस। लेट मी फिनिश। राष्ट्रीय दल का जो कैंपेन का तरीका होता है, कुछ अलग होता है देन रीजनल पार्टी। तो हम लोग का राष्ट्रीय नेता लोग आएंगे, इसका माने नहीं है कि हम लोग का कोई बड़ा नेता बंगाल में नहीं है, जरूर है। और चुनाव, हम लोग का जो पॉलिसी है, चुनाव जीतने के बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, वो आपका इधर चीफ मिनिस्टर का जो फेस है वो चिन्हित करेंगे। तो ये तरीका है भाजपा का। अगर हाँ, एक बात है, आप जो तुष्टीकरण का राजनीति बोल रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने जो तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, हम लोग देखा है, जो इमाम भाता देता है। मगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए आप काम करना है, तो इसके हम लोग का कोई इसके इतराज नहीं है, आप कीजिए। भाजपा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए काम करने के लिए तैयार है बंगाल में। यही हम लोग का पॉलिसी था। एक सच्चा सरकार, एक सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए नहीं है, ऐसा सरकार के लिए हम लोग चुनाव में आए, जनता के पास हम लोग गए। हाँ, जनता का वर्डिक्ट हम लोग मानते हैं जी। हम लोग का कुछ शॉर्टफॉल है, ये हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग का जो रेट्रोस्पेक्ट करके देखेंगे कहां पर शॉर्टफॉल है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग एक विपक्ष में एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का काम हम लोग करेंगे बंगाल में। और अभी जो मुद्दा है, कोविड का जो मुद्दा है, एक साथ मिलके ये कोविड का मुद्दा हम लोग संभालेंगे और कोविड के साथ लड़ाई जारी रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि एक साथ मिलकर इस समय जो सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है कोविड से लड़ाई, उसमें साथ मिलकर काम करेंगे। मोनोजीत मंडल, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आश्वासन दे रहे हैं चंद्र बोस जी, बीजेपी के नेता के मिलकर काम करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की तरह रहेंगे। इस समय बहुत बड़ी त्रासदी सामने हमारे आई हुई है और ममता बनर्जी तीसरी बार चुन के आई हैं, इतने बड़े बहुमत से चुनी जा रही हैं, उनके सामने भी जिम्मेदारी और ज्यादा है इस समय जब इतना संकट है राज्य में भी, देश में तो खैर है ही और जगहों पर।
देखिए, चंद्र कुमार जी एक अच्छे बीजेपी में जाने जाते हैं, इसलिए उनका बात का कुछ मायने भी बीजेपी पार्टी में नहीं है। उनको टिकट नहीं मिला, जो सीटिंग उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है और किसी दूसरों को मिल गया, ये उनको पता है। वो जो आदमी जो टीएमसी में था, उनका रेपुटेशन इतना खराब था, वो एक फिल्मों में काम करता है, रुद्रनील घोष, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उनको नहीं टिकट मिला। लेकिन खैर छोड़िए, उनको हम बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनका फैमिली बहुत अच्छे है, उनका बात हम मानते हैं, एक साथ हम बिल्कुल काम करेंगे। लेकिन इसीलिए तो सेंटर को पहले आगे आना पड़ेगा। हम लोगों को वैक्सीन दीजिए, हम कब से मांग रहे हैं, फरवरी महीने से मांग रहे हैं। अगर आप नहीं दे सकोगे, हम खरीद सकते हैं, वैक्सीन दीजिए। हम फरवरी महीने से बोल रहे थे इलेक्शन को जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए। आज ही प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए जो ट्वीट किया है मनोजीत मंडल, उसमें यह भी कहा है कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और कोरोना का मुकाबला करने के लिए केंद्र बंगाल की हर संभव मदद करेगा। ये अगर होगा तो हम बिल्कुल मानेंगे। लेकिन ये अगर उनका जो पॉलिसी था कि हम आएंगे तो हम मेट्रो रेलवे बनाएंगे, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, अभी बनाओगे क्या? अभी तो बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एंड वी विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। देखिए, हमको पता है पिछले 2 सालों में कैसे, मैं मेरा यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूं। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, हम लोगों को 100 करोड़ का प्रॉमिस किया गया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी देश में जाने माने यूनिवर्सिटी में एक है, और बंगाल में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को एक स्कीम मिला था। अभी तक 60% पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया, और यह कहा गया है मिनिस्ट्री के तरफ से, मैं एक दायित्वपूर्ण से कहता हूं, मिनिस्ट्री तरफ से इलेक्शन के बाद देखेंगे, अगर हम जीतेंगे तब देंगे। प्रॉमिस्ड मनी, रिटर्न प्रॉमिस। एक छोटा सा उदाहरण, 82,000 करोड़, हमारा जो वित्त मंत्री था उन्हें ही बताया शायद, 82,000 करोड़ जो हमारा जो पैसा है, टैक्स, जीएसटी सब कुछ मिला के आज तक नहीं मिला। ये तो पहले चुका दो, कितना सारा बंगाल का डेवलपमेंट हो सकते थे। देखिए भाई साहब, अभी आप हारे हो, आपको भी मैं बधाई देता हूं, बिकॉज यू हैव आल्सो फॉट वैलियंटली, आई नो। लेकिन आप पोलराइजेशन किए हो, शीतल को घटना घटा, आज इसे सबसे ज्यादा वायलेंस किसने किया है? सबसे ज्यादा वायलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है बंगाल में। इलेक्शन में कभी नहीं हुआ कि 4 लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। बंगाल वैसे मनोजीत मंडल, चुनावी हिंसा के यहाँ पर एक इतिहास भी है, और ये आरोप सभी पार्टियों पर लगता रहा है कि चुनावी हिंसा में लिप्त हुए हैं। मैं वापस लौटूंगी इस चर्चा पे, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि हमारे पास समय एक ब्रेक लेने का है। लौटते हैं हम इस चर्चा पे वापस। तो आप देख रहे हैं राज्यों का फैसला, और सबसे पहले आपको बंगाल की जो समय की टैली है वो दिखाते हैं कि कितनी सीटें किसको मिली हैं। जो अभी तक की बढ़त है, टोटल 294 में से टीएमसी को 215 सीटें हैं और बीजेपी को 75 सीटें हैं। उसके अलावा जो आरएसएमपी हैं उन्हें 1, और टीएमसी को जो 215 हैं वो पिछली बार के मुकाबले 6 सीट उनको बढ़त मिली है। बीजेपी को भी बढ़त है पहले के मुकाबले 72 सीटों की, जो कि बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने अपना बिल्कुल यहाँ पर अपनी पैठ बनाई है जहाँ उनकी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, और लेफ्ट को नुकसान है काफ़ी ज़्यादा, 75 सीटों का नुकसान है लेफ्ट को, और लेफ्ट को इस बार सिर्फ 1 सीट मिली है। उनकी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर जगहों पर हारे हैं। आयशी घोष जो यहाँ जेएनयू प्रेसिडेंट थी, उनको भी इस बार चुनाव लड़ी थी, वो भी हारी हैं। तो बंगाल में टीएमसी ने जोरदार वापसी की है, ये साफ दिख रहा है। और अभी ये जो जीत आई है उसके ऊपर बहुत सारे बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया है। आपको पहले कुछ हम ट्वीट्स दिखा दें। जैसे प्रकाश जावड़ेकर ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, और ये लिखा है प्रकाश जावड़ेकर ने, सीट्स के अलावा, ये तमिलनाडु के पहले आप आंकड़े देख रहे थे, और अब आपको दिखा दें ट्वीट्स कुछ। जैसे प्रकाश जावड़ेकर ने ये लिखा है कि बीजेपी नंदीग्राम में मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई, उन्होंने अहम लड़ाई में ममता बनर्जी को हराया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी भले ही बंगाल में हार गई हो, लेकिन उसके नेता नंदीग्राम में जीत को लेकर खुश हैं। ये केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी नेता। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता ममता जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी को जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़
जवाब है। इसकी आज काफ़ी चर्चा रही कि प्रधानमंत्री ने जिस लहजे में ममता बनर्जी को संबोधित किया था, और बंगाल में टीएमसी की जीत पर उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल के स्वाभिमान की लड़ाई अकेली लड़ रही थी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और आखिरकार उनकी जीत हुई। बंगाल की शेरनी को जीत की बधाई। तो ये तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट हैं। कहा है कि सभी को धूल चटाकर ममता दीदी ने जीत हासिल की है। और हमारे साथ इस समय तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चंद्र बोस जुड़े हुए हैं और मनोजीत मंडल हैं, साथ साथ शुएब दानियाल असिस्टेंट एडिटर स्क्रोल और विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपके कमेंट सबसे पहले जानना चाहेंगे। आपने दिन भर चुनाव देखा, जिस तरह की जीत टीएमसी ने दर्ज की और जितनी बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन आखिर में नंदीग्राम बड़े कम वोटों से भी वो हारी। कहा जा रहा है कि ये एक अंदाजा था, जैसे हमारे सहयोगी जो वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये टीएमसी को भी अंदाजा था कि वो हार सकती है। नंदीग्राम बहुत ही सख्त सीट है, लेकिन एक तरह से एक रणनीतिक फैसला ये लिया गया था और ये कामयाब रहा। इसी की वजह से इतनी सारी सीटें मिली हैं इस समय टीएमसी को। आप कैसे देखते हैं ये इस जीत को और नंदीग्राम की हार को? ये इलेक्शन एक बड़ी आपदा और जो रिजल्ट जो आए हैं ये भी आपदा के दौरान ही आए हुए हैं। एक तरफ कौमी रिजल्ट यहाँ पर सीट काउंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो रुखसत हो रहे हैं उनकी लाशों को काउंट कर रहे हैं। ये बहुत ही भयावह सिनेरियो है। लेकिन इसके चलते मैं दिन भर किसी टीवी चैनल पे नहीं गया, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ हूँ और अच्छी बात है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, बात है कि सबसे पहले सब कुछ छोड़कर अब कि नंदीग्राम से वो हारी और जगह से जीती, और नंदीग्राम से हारने पर जो बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो बधाई दे रहे हैं अपने कैंडिडेट को। मैं समझता हूं कि आज के दिन जो ममता ने स्वयं कहा अपने पहले बयान में कि कोविड से लड़ाई अब लड़नी है, ये इलेक्शन पीछे हो गया और ये इलेक्शन में जो जीता है उसके लिए एक और उसको जो जीता है उसको एक और मैंडेट की जरूरत है, क्योंकि वो मैंडेट होगा कि जो आप कोविड के साथ लड़ाई करेंगे उसको जो जीत के दिखाएंगे वो सही में जनता के पक्ष में एक मैंडेट होगा और इसमें सबको तत्परता से लग जाना चाहिए। अब ये जो बहस मुबासा चल रहा है कि ममता, देखिए ममता जो नंदीग्राम इसके चलते उन्होंने अपने कार्डर्स में एक शक्ति का संचार किया जो मेरी रीडिंग है, और उसके चलते उनका कार्डर मुस्तैदी से लड़ा और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। जो पहले बाहर जो पुराने हाउस में जो उनके आंकड़े थे उससे ज्यादा वो सीटें जीती, और वो अगर नंदीग्राम हार भी गई है, हालांकि नंदीग्राम में जो गलती हुई इलेक्शन कमीशन से वो मैं समझता हूं एक्सेप्टेबल गलती नहीं है किसी भी इलेक्शन कमीशन। इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन था और इतना अहम वो इलेक्शन था कि उसमें आप पहले कह रहे हैं कि 1200 वोट से ममता जीत गई और बाद में कह रहे हैं कि लगभग 2000 वोट से थोड़े 2000 वोट से कम के वो हार गई। और अब भी कुछ लोगों से मुझे पता चल रहा है कि ये लिखा जा रहा है कहीं की काउंटिंग अभी जारी है। तो एक आधिकारिक बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों नहीं आया अभी तक? आ जाना चाहिए था। जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको घर में कैमरे बुलवाकर ये बात साफ और वाजे कर देनी चाहिए थी कि कौन जीता है या कौन हारा है। हाँ, वहां पर रिकाउंटिंग का अंदेशा है, जैसे कि ममता ने भी कहा कि वो रिकाउंटिंग सीख करेंगी। तो अगर रिकाउंटिंग होनी है तो तुरंत आके बता दे लोगों को हम रिकाउंटिंग करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये इलेक्शन एक बड़े ही तल्खी के माहौल में लड़ा गया और उसमें इलेक्शन कमीशन का जो अपना रोल था उस पे भी बहुत से कमेंट्स हुए। मद्रास के इलेक्शन कमीशन ने, हाई कोर्ट ने तो एक बहुत ही तलख बयान दिया और उसके बाद बिल्कुल। तो कई विनोद जी आपकी आवाज कटी है, लौटेंगे यहाँ पर। शुएब दानियाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, असिस्टेंट एडिटर स्क्रोल। शुएब, एक ये भी बात अभी जैसे अखिलेश यादव का ट्वीट ही हम देख रहे थे और दिन भर हमने कई लोगों से चर्चा की इस बारे में, तो लोग कह रहे हैं कि जिस लहजे में कैंपेन किया गया या प्रधानमंत्री ने जिस तरह के कटाक्ष किए ममता पर, इसके अलावा दिलीप घोष ने जो कहा, उन तमाम चीजों का भी बुरा असर पड़ा है और महिला वोटर्स जो हैं खास करके उन्हें बुरा लगा और काफी ज्यादा महिला वोट्स पड़े ममता को। क्या कुछ इस तरह का
आकलन है आपका कि महिला वोट्स कंसोलिडेट हुए, उसके अलावा ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है, तो जाहिर है कि महिलाओं के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है, क्या उनके फेवर में गया है? अब तीसरी बार वो जीती हैं, क्या सत्ता विरोधी लहर कोई नहीं थी? उन पर आरोप भी रहा उनके भतीजे को लेकर करप्शन के, ईसी, सीबीआई, ये तमाम चीजें, ये भी केसेस भी खुले, तो इन सब चीजों का लोगों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा, ये लगता है साफ। शुएब, आप हमें सुन सकते हैं? शुएब हमारे साथ इस वक्त नहीं है। मैं 10 सेकंड के लिए आ सकता हूं? जी जी जी, मोनूजीत, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नंदीग्राम के बारे में जो अपडेट है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोग रिकाउंटिंग मांगे थे। पहले तो ममता दी को डिक्लेयर किया गया, एएनआई भी दिखा भी दिया 12 वोट में वो जीत रही है, लेकिन उसके बाद शुभेंदु ने रिकाउंटिंग मांगा, उनका रिकाउंटिंग का जो रिक्वेस्ट उनको ग्रांट किया गया, और हम भी रिकाउंट मांगे थे लेकिन उनको ग्रांट नहीं किया गया। तो इसीलिए आधा घंटा पहले हमारा जो 3 मेंबर टीम है इलेक्शन कमीशन के गए हुए है रिकाउंटिंग मांगने के लिए। अगर ये लोग हमारा रिक्वेस्ट नहीं ग्रांट करते तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हमें पूरा की मांग की है। शुभेंदु ने रिकाउंटिंग की मांग की थी, उसके बाद वो जीते हैं, बिल्कुल खारिज किया गया है। चंद्र बोस, ये क्योंकि इस पे अब सवाल बने हुए हैं, इतने कम मार्जिन से हार जीत हुई है, शुभेंदु अधिकारी ने रिकाउंटिंग मांगी, उनको ग्रांट किया, आप कह रहे हैं मोनूजीत कि उनको नहीं ग्रांट किया गया, अगर नहीं होता है, अभी भी उनकी डिमांड है तो फिर कोर्ट भी जाएंगे, यानी कि ये नंदीग्राम का जो मामला है उस पर अभी भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कोई भी डाउट होता है तो काउंटिंग, कोई भी प्रार्थी जो है, कोई भी उम्मीदवार है जो काउंटिंग रिकाउंटिंग मांगते हैं, इनको कंसिडर जरूर करना चाहिए। जब शुभेंदु जी को काउंटिंग मंजूर किया है, तो इफ तृणमूल कांग्रेस भी मांगते हैं तो इट शुड बी सर्टेनली कंसिडर्ड, बट ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, ये हम लोग का कोई कमेंट करने का नहीं है। हाँ। मगर एक चीज जो हम स्पष्ट बताते हैं, जी चुनाव जीतने का जो ये बात है ये इंपॉर्टेंट है, मगर चुनाव जीतने का बाद सरकार जब गठन होता है, वो सरकार कैसे ढंग से चलते हैं, जे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो स्कीम्स, और अभी जो कोविड का जो मुद्दा है, इसको कैसे टैकल किया जाए, पूरा कोऑपरेशन हम लोग का भाजपा के पक्ष से मिलेंगे, ऑपोजिशन पूरा कोऑपरेशन करने वाला है, तो मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन। बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, और आप बार बार कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कि मिलके काम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती भूले मत कि आज के दिन में बहुत बड़ा संकट है सबके सामने। आज नतीजे आए हैं इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो हालत है देश भर में वो बहुत बुरी है इस समय, और सबसे ज्यादा जोर जो देने की जरूरत है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। शुएब दानियाल हमारे साथ वापस जुड़ गए। शुएब, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि ममता बनर्जी या टीएमसी के खिलाफ करप्शन को लेकर जो आरोप लगे, उनके भतीजे को लेकर वो सारी बातें, या जो वो सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ कोई नहीं हुई, वो इतने दिनों से सत्ता में हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कोई भी चीज वर्क नहीं की? हालांकि ये मामले उठाने की कोशिश की गई, तो क्या अपील रही, इमोशनल कनेक्ट रहा, वो बीच में घायल हुई, उसको लेकर उनके ऊपर कटाक्ष किए गए, महिला वोटर्स ये सब इकट्ठा हो गए, क्या फैक्टर्स आपको दिखते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो फैक्टर ममता बनर्जी के लिए काम किया है और जो कि जिसके ऊपर बहुत ही कम रिपोर्टिंग हुई है, वो है कि ममता बनर्जी एक बंगाल में एक वेलफेयर स्टेट चलाती हैं, जिसके तहत कैश ट्रांसफर्स होते हैं, हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट होता है, वगैरह वगैरह। तो इस पर ये आप अगर ग्राउंड पर जाके कोई भी रिपोर्टिंग करेगा, गांव वगैरह में अंदर तक घुसेगा, तो आप देखिएगा कि चर्चा सब इस पर ही होती है। जो टीएमसी से खुश है वो इस बात पर खुश है, और जो टीएमसी से नाराज है वो इस बात से नाराज है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले हैं। तो आप देखिए, सारा जो मामला है इस पर टर्न करता है। ये जो एक तरीके से जो हिंदुत्व का भी मामला है, हिंदू मुस्लिम का भी मामला है, एक तरीके से ये भी उस पर टर्न करता है। आप देखिएगा, अगर आप बीजेपी सपोर्टिंग हिंदू से बात करिएगा गाँव में, जो कि बहुत सारे निचले तबके से रहते हैं, वो लोग इस बात से गुस्सा है कि मुसलमानों को ज्यादा मिलता है उनके नजरिए में। तो अगर मतलब ये एक तरीके से ये हिंदुत्व थोड़ा यूपी और बिहार के हिंदुत्व थोड़ा अलग है, जहाँ जो मंदिर या कोई मीट के नाम पर हो रहा है, ये वो सब नहीं है। वो सिर्फ है कि उनको लगता है
उनको एक जो भी है हो सकता है, कभी कभी वैलिड भी हो, कभी कभी इनवैलिड हो। मुस्लिम गांव के मुस्लिम साइड को वहां ज्यादा सड़कें बन गई हैं, वहां अच्छा ज्यादा पानी आ रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सबसे नंबर 1 वजह ये है, ये जो मैं कहूँगा वेलफेयर का। और क्योंकि तृणमूल ने कंपेयर टू जो लेफ्ट थी, वेलफेयर स्टेट को बहुत बढ़ा दिया। आप मतलब बंगाल में मैं थक जाऊंगा वेलफेयर स्कीम्स गिनाते गिनाते। ये एक है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए में, कि टीएमसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल में इलेक्शन जैसे लड़ा जाता है, एक तरीके से एक मिलिट्री कैंपेन ऑलमोस्ट की जाती है। तो वहां पर आपका अगर संगठन नहीं है, ये आपका एक बहुत बड़ी नेगेटिव है। और वो मतलब ये हर वक्त उल्टा जाता है कि बीजेपी संगठन में बहुत स्ट्रांग है, मगर बंगाल का ये चरित्र रहा है कि जिसका संगठन स्ट्रांग है वही जीतेगा। आप अगर लेफ्ट पर चली जाइए, वामपंथी में चली जाइए, लास्ट 10 इयर्स में वामपंथी बहुत ही अनपॉपुलर थे। आप जिससे भी पूछिए वो वामपंथियों को गाली देता था, मगर आखिरकार वोट जाता था वामपंथियों को। बिल्कुल, हाँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था। वो तो अब वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है टीएमसी में शिफ्ट कर गया है। लेफ्ट की हालत बड़ी खराब रही इस बार। वही जो संगठन है वो अब टीएमसी में आ गया है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट का संगठन मेरे ख्याल से बीजेपी में जुड़ गया है। बीजेपी में तो ये जो एंटी टीएमसी स्पेस है वो पहले लेफ्ट का था, और जब लेफ्ट को 2018 में तृणमूल ने पंचायत रिगिंग के वक्त पर खत्म करने की कोशिश की, ठीक है, तो बहुत सारे वामपंथी वो उन्होंने मतलब अपना आइडियोलॉजी नहीं बदला एक तरीके से, मगर एंटी टीएमसी होने के नाते वो लोग ग्राउंड पर बिल्कुल वो उन्होंने शिफ्ट कर गए वो बीजेपी में दखल दी। ठीक है शुएब, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लौटते हैं इस चर्चा पे कि बंगाल में क्या काम किया है ममता के पक्ष में, क्या गलती हुई बीजेपी से कि बहुत एक स्टार स्टडेड कैंपेन के बावजूद वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जितनी कि उन्हें उम्मीद थी। बात करें राज्यों के फैसले की, और सबसे दिलचस्प रहा है बंगाल का चुनावी नतीजा। हालांकि ये जरूर है कि असम में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाए रखी है और वो वापस लौटी है सत्ता में। केरल में भी पिनरी विजयन वापस लौट रहे हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी जोर शोर से वापस लौटी हैं। अभी हालांकि नंदीग्राम को लेके अभी भी एक संशय बना हुआ है और वो भी रिकाउंटिंग की मांग कर रही है यहाँ पर टीएमसी। लेकिन कुल मिलाकर हमारे साथ विनोद शर्मा मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। विनोद जी, कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर है इसमें ये सामने आ रहा है कि पोलराइजेशन की कोशिश की बीजेपी ने, कम्युनलाइजेशन की कोशिश की, लेकिन वो उतना बट नहीं पाया और उसके खिलाफ शायद एक तरह से वोट पड़ा। और वो क्या चीजें आपको लगती हैं जो ममता के पक्ष में गई हैं या बीजेपी के खिलाफ गई हैं? प्रधानमंत्री का दीदी ओ दीदी बोलना, इस पर बहुत सुबह से चर्चा हुई कि शायद ये लोगों को पसंद नहीं आया, वो बरमूडा वाला कमेंट पसंद नहीं आया। तो ये तमाम चीजें क्या इमोशनली लोगों को ममता से जोड़ने लगी, उनका चोटिल हो जाना इस चुनाव के दौरान? देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है अपने प्रांत में, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम का स्लोगन दिया। और आपको अगर याद हो तो एक ऑफिशियल फंक्शन था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भी थे और उसमें बहैसियत मुख्यमंत्री ममता जी गई थी। और वहां पर जब भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाया, स्लोगन दिया, आवाजें उठाई, तो ममता ने कहा कि ऑफिशियल फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने जय श्री राम के जवाब में जय सिया राम का नारा दिया। अब जय सिया राम का नारा जो दिया वो एक आउटरीच थी महिला वोटर्स की तरफ कि सीता और राम को इकट्ठे रखकर पूजा ममता बनर्जी ने संस्कृति भी रही है, पूजा करती हूँ, दोनों को इकट्ठा रखते, और सीता के बिना राम अधूरे और राम के बिना सीता अधूरी। तो ये जो मैसेज था, ये जो मैसेजिंग थी, मैं समझता हूँ एक बड़ी पावरफुल मैसेजिंग थी। और जो वहां के बंगाल के लोग हैं, जो बंगाल के वोटर हैं, उनको वो समझ में आई। दूसरी जो ममता बनर्जी ने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पर बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो लोग वो
बंगाल के कल्चर के प्रतीक नहीं है, उनको समझते नहीं। इस तरह से असम में बीजेपी ने नारा दिया बदरुद्दीन के खिलाफ कि वो बंगाल के कल्चर का, वो असम के कल्चर का एंटीथीसिस है। उसी तरह ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के कल्चर की उसका एंटीथेटिकल वर्जन बना के पेश किया। हाँ, आप समझिए ये दोनों लिंक है। जी, तो इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई असम में, और यहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। विनोद जी, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, तो आपकी आवाज भी कट रही है। दूसरे की हमारे पास इतना ही वक्त है इस वक्त, और हमें एक ब्रेक लेना होगा। धन्यवाद आपका इस आंकलन के लिए कि क्या फैक्टर्स रहे हैं इस चुनाव में। एक ब्रेक ले रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव में जीत पर ममता बनर्जी को बधाई देते हुए कहा है कि बीजेपी सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि हमारे कार्यालय में आग लगाई गई है। आरामबाग में, कोलकाता में आरामबाग में बीजेपी की कार्यालय में आग लगी है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस घटना पर उन्होंने कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल बन रहा है। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ममता जी, आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक, जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी, आपको और आपकी पार्टी को बधाई है।